नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। 14 जनवरी है, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूरा दही गुड़ सुबह सुबह खाएं और जीवन के आनंद लें। देखिए आज का हेडलाइन क्या है और आज किन किन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडलाइन तो यही है कि जयशंकर जो हैं उन्होंने मार्को रूबियो से बात की है और भारत और यूएस के संबंधों में थोड़ी सी सामान्य स्थिति बनती जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कभी भी कुछ भी बयान दे सकते हैं, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो इस टॉपिक को तो आज हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन एक टॉपिक यहाँ से संबंधित है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो भारत के लिए ये नुकसान कम है इसमें, क्योंकि भारत ऑलरेडी अमेरिका के दबाव में ही पहले ही ईरान के साथ में व्यापार कम कर चुका है, इसलिए हमारे लिए इसमें कुछ खास नुकसान नहीं है। ईरान को पढ़ना अभी केवल हम लोग मैपिंग के स्तर तक देखेंगे, क्योंकि ईरान में स्थिति जो है वो 24 घंटे एक सप्ताह में बिल्कुल ही बदल जाएगी। उसके बाद इसे पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। बार बार आज कुछ और पढ़ाऊँगा, एक सप्ताह बाद कुछ और, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ईरान में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, उसको हम लोग एक सप्ताह के बाद देख लेंगे। आज जो हम लोग जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे ना, वो टॉपिक पेज नंबर 1 पर नहीं है, वो है पेज नंबर 11 पर वो टॉपिक है और बहुत 10 पर टॉपिक है और बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। क्या है? चाइनीज़ पार्टी ऑफिशियल मीट आरएसएस लीडर्स ने, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चाइना के जो सीसीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अधिकारीगण जो है उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के हेडक्वार्टर में 2-2, 3-3 घंटे की मुलाकात की है। इस मुलाकात को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्शगाम वैली के बारे में। ये जिस दिन मुलाकात हुई है उसी दिन इन्होंने बोला कि सक्शगाम वैली जो है ये हमारा है कम्प्लीटली और हमने पाकिस्तान से इसे ख़रीदा था। सक्शगाम वैली के बारे में ज़रा देखेंगे कहाँ पर है ये और क्या इसका लोकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, उसको ज़रा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये तो मीटिंग अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ रहता तो हम लोग देशद्रोह और चाइनीज़ समर्थित इत्यादि चीज़ें यूज करते। आरएसएस के साथ इन्होंने भेंट की है, बीजेपी के साथ तो कुछ अच्छी बात ही हुई होगी। हालांकि उसमें सक्शगाम वैली और डोकलाम और लेह लद्दाख को लेकर के जो विवाद हुआ, क्या उस पर भी वार्तालाप हुई है और क्या बातचीत हुई है, इसे ज़रूर स्पष्ट करना चाहिए। फिलहाल ये लद्दाख के एलजी हैं, कविंदर गुप्ता नाम है इनका। इन्होंने कहा है कि चाइना का जो एक्टिविटी है सक्शगाम वैली में वो इल्लीगल है और हम सक्शगाम वैली पर चाइना के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। क्या है ये वैली, क्या इसका विवाद है, इतिहास क्या रहा है इसका और कैसे ये चाइना के कब्जा में अभी मौजूद है। हालांकि हम उसको इल्लीगल मानते हैं, लेकिन हमारे मानने से क्या बदल जाएगा स्थिति। तो ज़रा इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया है, तो उसे भी देखेंगे। देखिए पहला टॉपिक, आज सबसे पहले जो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे वो क्या है, वो ज़रा देखेंगे कि है कहाँ पर ये और विवाद क्या हो रहा है। देखिए ये भारत का मैप जो हम लोग देखते हैं ना, वो ये मैप है। इसमें पीओके भी शामिल है बंधुओं। देखिए ये पीओके भी शामिल है, ये सारा हम लोग मैप देखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इसमें से कितना सारा इलाका हमारे पास है, तो ये जो आपको हल्का सा वाइट एंड येलो में दिख रहा है ना, केवल यही है हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास में ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये येलो वाला इलाका है, ये सब हमारे पास में नहीं है। इधर ये जो है ये सक्शगाम से लेकर के ये येलो वाला पोर्शन, इस पर चीन का अधिकार है और ये गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, तो ये पीओके है, पीओके है, पीओके इसको कहा जाता है, पीओके इसको कहा जाता है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये मैप हमारा ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, बस इतना ही अपने पास में मौजूद है। सक्शगाम वैली कहाँ पर है और काराकोरम पास कहाँ पर है, तो दरअसल में काराकोरम श्रेणी में ही सक्शगाम वैली मौजूद है, जो बहुत ही दुर्गम इलाकों में है और यहाँ से होकर के पाकिस्तान और चीन का सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कहीं न कहीं रास्ता गुजरता है। ये सक्शगाम वैली है, यहाँ पर और भी ज़्यादा निर्माण किए जा रहे हैं। यही वो छोटा सा पट्टी वाला इलाका है जिसे पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था।
लेकिन इस पर भारत ने इसको मान्यता नहीं दी थी। दरअसल में आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान ने पीओके और इत्यादि इलाकों पर अटैक करके कब्जा किया, जिसे हम छीन नहीं पाए उस समय और यूएन में चले गए, तो उसमें सक्शगम वैली भी शामिल था। सक्शगम वैली को बाद में उसने चीन को बेच दिया। भारत से तो अनुमति नहीं लेगा वो चीन को बेचने से पहले, लेकिन भारत ने इस खरीद बिक्री को मान्यता नहीं दी और भारत मानता है कि ये उसी का इलाका है। ये है इसका इतिहास। मैपिंग भी दिखा दी आपको। अब ज़रा हम लोग समझते हैं कि क्या है, कहाँ पर है, क्या मुद्दा है और क्या यह इम्पैक्ट डाल सकता है। इसका लोकेशन देखिए, बहुत ही शानदार लोकेशन है इसका हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सक्शगाम वैली काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, जो भारत के दावे के अनुसार जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। भारत के दावे के अनुसार से यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में चीन के कब्जे में है ये, जिसे पाकिस्तान ने बेच दिया था। तो ये भी याद रखिएगा किसके पास में है। ये लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के नियंत्रण में है, लेकिन भारत इसे अवैध कब्जा मानता है। कल भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अवैध है और हम इस पर पाकिस्तान और चीन के अधिकारों का खंडन करते हैं। ये हमारा है और ये जो खरीद बिक्री हुई इसे भी हम इलीगल मानते हैं, मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है। और सेम डे सीसीपी से भारत की रूलिंग पार्टी और भारत के सबसे बड़े रूलिंग पार्टी का जो बैकबोन है वो आरएसएस ही है। उन्होंने 3 घंटे तक चाय समोसा किया है दिल्ली में। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें होती है। विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1947-48 भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में आया। कब आया? जब 47-48 में डिवीज़न हुआ, उसके बाद ही उन्होंने कब्जा कर लिया। अटैक किया, अटैक में हमने उनको पीछे खदेड़ा, लेकिन युद्ध को रोक दिया गया। पंडित नेहरू का यह गलत डिसीजन माना जाता है और वो कहाँ चले गए? और वो यूएन में चले गए, जबकि उनसे उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने कहा था कि आप सैनिकों को 1 सप्ताह और दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे, युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। लेकिन नहीं किया गया इस तरह से। पीओके और सक्शगम वैली का इलाका जो है ये कहीं न कहीं उनके कब्जे में रह गया। 1963 पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया। इस टाइमलाइन को ज़रूर याद रखिएगा। टाइमलाइन याद रखने से आपको आसान होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो एलिमिनेट करना। जिसमें सक्शगम घाटी को चीन को सौंप दिया गया, दरअसल में बेच दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। भारत का रुख, भारत ने इसे अवैध सौदेबाजी मानता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान या चीन को सौंपने का अधिकार नहीं था। भारत इसे अवैध कब्जा मानता है। दरअसल में पीओके सहित जो भी कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के पास में है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम उसे गुलाम कश्मीर कहते हैं, पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। जब वही आपका अवैध कब्जा है, जब उसे ही हम अवैध मानते हैं, तो आप कोई उसके इलाके किसी दूसरे देश को कैसे बेच सकते हैं? तो वो बेचना भी अवैध हो गया, यानी कि वो तो हमारा ही है। खरीद बिक्री भले ही आप कर लें, लेकिन हमारा कहने से हमारा थोड़ी ना हो जाएगा। चीन का दावा, चीन इसे न्यू सिकियांग का हिस्सा मानता है। 1963 समझौते को वह वैध बताता है कि न्यू सिंजियांग का यह हिस्सा मानता है इसको, कि ये जो है ये कहीं न कहीं प्राचीन समय से ही चीन का हिस्सा रहा है। इसके कारण से पाकिस्तान से उसने खरीद लिया था और कहा कि यह हमारा ही हिस्सा है। भौगोलिक और रणनीतिक महत्व क्या है? काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर पश्चिम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे लेह लद्दाख कन्फ्लिक्ट जब 2020 में हुआ था चीन के साथ में, तो उसके बाद से एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम में कि नुब्रा वैली का लोकेशन क्या है, और उसमें यही सब लिखा हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में। इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सक्शगम वैली है इसका लोकेशन क्या है। वहाँ पर दे देगा एक लाइन कि सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर पश्चिम में। तो इसे आपको याद रखना है, इसके लोकेशन को, क्योंकि सवाल जो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा लोकेशन से ही पूछा जाएगा। देखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर भारत का कब्जा है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने 1989 आई थिंक, हाँ इसी समय में कब्जा किया था। और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सियाचिन सक्शगम के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है और सियाचिन के उत्तर पश्चिम में सक्शगम वैली स्थित है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है।
अक्साई चीन है ये। तो इस प्रकार से नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट आपको लगाने के लिए दिया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान, सक्शगाम, सियाचिन और अक्साई चीन, इसे आप पूरब से पश्चिम की ओर लगाएं या पश्चिम से पूरब की ओर लगाएं। इस प्रकार से सवाल दिया जा सकता है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। इसका लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ स्थित है ये, किन के उत्तर में है, किन के पश्चिम है, इस प्रकार से याद रखना है। रणनीतिक महत्व क्या है? भारत, पाकिस्तान, चीन 3 देशों की सीमाओं के बीच में स्थित है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर के पास होने से रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है, जिसके कारण से इस पर कब्जा करना सभी के लिए फ़ायदा ही था, लेकिन वर्तमान में यह हमारे पास में नहीं है। भारत का रुख क्या है? भारत 1963 समझौते को अवैध मानता है, सक्शगम घाटी को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता है। भारत ने चीन को कई बार कहा है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से सौंपा गया था और इसे वापस कर देना चाहिए। मतलब हमारी साइकिल हमें वापस कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, क्यों आपको वापस करेगा वो। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, ऑफिशियल बातें होती हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उनके पास में हमारा हिस्सा है। पीओके भी हमारा है, वो भी उन्हीं के पास में है। वर्तमान की सरकार से लोग 2014 से उम्मीद लगा कर बैठे थे कि पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए आगे क्या क्या होता है। 2023 में भारत ने चीन पाकिस्तान के बीच सक्शगाम घाटी में नए समझौते को खारिज कर दिया था। वर्तमान स्थिति, पाकिस्तान ने इसे उत्तरी क्षेत्र नॉर्दर्न एरिया का हिस्सा मानता है, लेकिन चीन के नियंत्रण में है। चीन ने इस क्षेत्र में सड़क, बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकाने बनाए हैं। भारत ने कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो ये था ये पूरा टॉपिक, जिसे आपको समझना चाहिए। खास तौर से लोकेशन को याद रखना चाहिए। लोकेशन से जुड़े हुए सवाल प्रीलिम में पूछे जाते हैं, तो उस इलाके को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिजिकल मैप, ऑक्सफोर्ड वाले मैप वाले में आप उसे देखिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा नुब्रा वैली कहाँ पर है, सक्शगम कहाँ पर है, सियाचिन कहाँ पर है, पीओके का कौन सा इलाका है, कौन से रिवर वहाँ से बहती है। तो ये सब भी थोड़ा सा खुद से करके देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि क्विक कॉमर्स फर्म्स को कि 10 मिनट डिलीवरी ख़त्म करो। ये डेडलाइन ख़त्म होना चाहिए। इसके कारण से बहुत सारी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही थी। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें स्विगी के जो डिलीवरी बॉय थे वो ट्रेन में डिलीवरी करने गए थे। आप ट्रेन में भी स्विगी से डिलीवरी कर सकते हैं। तो ट्रेन में डिलीवरी करके जब वो निकल ही रहे थे तभी ट्रेन खुल गया और गिर गया वो, उसके छाती के बल गिरा वो प्लेटफॉर्म पर। लेकिन ठीक है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन कितना बड़ा यह खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसा भी क्या है भारत में लोगों को खाने का कि 10 मिनट में चाहिए, हर जगह चाहिए। तो इसके कारण से सरकार को ऐसा लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं शोषण है, युवाओं का शोषण है। कल युवा दिवस था 12 तारीख को, और युवाओं के शोषण का कारण बन गया ये 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि अधिकांश युवा ही काम करते हैं। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय ने ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो जैसी क्विक कॉमर्स त्वरित वाणिज्य कंपनियों से 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम जो होता है उसे ख़त्म करने के लिए कहा गया है कि आप इसे ख़त्म कीजिए, ये चीज़ सही नहीं है। यह फैसला गिग वर्कर्स की सुरक्षा, कार्य परिस्थिति और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच में लिया गया है। 13 जनवरी 2026 को उन्होंने यह नोटिफिकेशन निकाला कि आपको इसे एंड करना चाहिए, और इसे एंड कर दिया गया। कि ऐसा क्या जल्दी है भाई, जब ये क्विक सिस्टम नहीं था तब क्या लोग नहीं चल रहे थे सही से, तब क्या घर नहीं चल रहा था क्या? क्यों आपको कोई चीज़ 10 मिनट पहले ही मंगाना है? पहले तो लोग महीने भर का राशन एक साथ लाते थे, अब 10-10 मिनट पर ऑर्डर करते रहना। 30 रुपये का दूध 40 में ख़रीदते हैं, 50 में खरीदते, लेकिन नीचे उतर के जाए कौन दूध खरीदने? ये स्थिति तो शहरों की हो गई, गांव में अभी भी बचा हुआ है इन सब चीज़ों से। त्वरित वाणिज्य कंपनियां जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो, इन सभी से कहा गया है इनका बाजार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 10 से 30 मिनट में सामान डिलीवरी करने का यह वादा करती हैं। 2025-26 में इनके बाजार का आकार जो है 5 से 6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्विक कॉमर्स का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहे हैं हम लोग। क्विक कॉमर्स का यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्विक कॉमर्स का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या यह सकारात्मक है, नकारात्मक है? तो दोनों पक्षों को ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। गिग वर्कर्स मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, आज क्विक कॉमर्स को हम लोग पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी सवाल पूछेगा तो यहीं से आएगा फिर, ठीक है। 10 से 30 मिनट में सामान डिलीवरी का वादा करती हैं। 2025-26 से 5 से 6 बिलियन डॉलर तक का पहुंच गया। 2029 तक
$20 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। इस मार्केट के आकार को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा यह मार्केट है। और भारत में स्टार्टअप के नाम पर केवल यही खुलता ही है कि 10 मिनट में सामान पहुंचा देंगे। कोई भारत में स्टार्टअप के नाम पर बड़े एआई फर्म के नाम आपने सुने? एक परपेचुअलिटी है जो अच्छा काम करती है, उसके अलावा तो कुछ एक आध और हैं, बाकी तो सारे मैक्सिमम ऐसे ही हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? रोजगार सृजन। पहला क्या है? रोजगार सृजन। लाखों डिलीवरी पार्टनर्स, गिग वर्कर्स को रोजगार मिला है। सकारात्मक प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। 2025 तक अनुमानित 12 लाख से अधिक लोग इन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 12 लाख लोगों को काम दिया। और ये काम जो होते हैं ना, ये पार्ट टाइम बेसिस पर होता है या फिर गिग होता है, मतलब कमीशन बेसिस पर होता है और तुरंत पेमेंट सिस्टम पर होता है। गिग वर्कर्स जो होते हैं, ये जो इसमें डिलीवरी बॉय होते हैं, उनका कोई मंथली पेमेंट नहीं होता है। उन्होंने डिलीवरी किया और उनका कमीशन उन्हें तुरंत मिल जाता है, एट द टाइम मिल जाता है। तो इसके कारण से कई सारे लोग पार्ट टाइम में करते हैं ये, जिन्हें पैसे वगैरह की चाहिए होता है कि भाई एक काम से नहीं हो रहा है, तो वो ये भी चीज़ करते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में युवाओं की आय का स्रोत बना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। सेकेंड जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उपभोक्ता सुविधा और खपत में वृद्धि हुई है। कंज्यूमर कन्वीनियंस, यानी कि किसी को तुरंत कोई सामान चाहिए, और उसके साथ साथ कंजम्पशन जो है ये भी बढ़ा है। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? कहीं ना कहीं मार्केट जो है बहुत तेज़ी गति से फैलता है, सप्लाई बढ़ता है, रोज़गार सृजन होता है सभी जगहों पर, कंपनी से लेकर के सड़क तक सभी जगहों पर रोज़गार सृजन होता है। उपभोक्ताओं को तुरंत सामान मिलने से दैनिक जरूरत जैसे किराना, दवाई, स्नैक्स इत्यादि की खपत बढ़ी है। और इस खपत बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान इस 10 मिनट क्विक कॉमर्स का भी माना जाता है। ऑनलाइन खरीदारी की आदत मजबूत हुई है, जिससे ई कॉमर्स का कुल बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है और $20 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या पॉजिटिव पॉइंट है? तो छोटे दुकानदार और एमएसएमई को लाभ मिलता है। कई कंपनियां अब स्थानीय किराना दुकानों से सामान उठाती हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त आय होती है। किराना दुकानों को डिजिटल बनाने में यह मदद कर रही है। लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन में निवेश हो रहा है। इससे तेज़ डिलीवरी के लिए बड़े पैमाने पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, लास्ट माइल लॉजिस्टिक में कहीं ना कहीं निवेश हुआ है। लॉजिस्टिक का मतलब सामान आपके घर तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम होता है ना, निकलता है जहां पर आता है, वहां से लेकर आपके घर तक का, इस पूरे सिस्टम को लॉजिस्टिक हम लोग कह देंगे। इसके कारण से इसमें निवेश हुआ है। हर जगह जगह पर इस प्रकार के गोदाम बनते हैं, तो उसका भी निवेश हुआ। भाई काम मिलता है लोगों को, गोदाम पर भी मिलता है, उसके साथ साथ डिलीवरी बॉय को मिलता है। इससे भारत की जो कुल लॉजिस्टिक क्षमता है वो बढ़ी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्विक कॉमर्स सेक्टर 25-26 भारत के जीडीपी में 1% तक का योगदान दे रहे हैं और तेज़ी से यह बढ़ रहा है, जिसके बढ़ने के कारण से हमारी अर्थव्यवस्था में भी निवेश इत्यादि चीज़ें बढ़ी है। और जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, उनके लिए एक रोज़गार का यह अवसर रहता है कि आप एक बाइक खरीद करके इसमें रोज़गार कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है इसका? किराना दुकानों पर दबाव, डार्क स्टोर्स जो होते हैं और तेज़ डिलीवरी से छोटे दुकानों की बिक्री में 20 से 40% तक की कमी देखी गई है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है क्विक कॉमर्स का, कि जो लोकल मार्केट थे वो compete नहीं कर पा रहे इनमें। क्यों नहीं भाई कर रहे हैं? क्योंकि उनके तो लागत ज़्यादा हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तो बल्क में सामान खरीदते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स उठा लेते हैं, जिसके कारण से इनका लागत क्या है? बहुत ही कम है। लागत कम होने से यह कम दाम पर लोगों को पहुंचा रही हैं। जबकि जो आपके लोकल किराना स्टोरेज हैं, वो तो होलसेल मार्केट से लाते हैं। इसके कारण से उनके लागत कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं और सामान लेने के लिए भी लोग अब नहीं जाना चाहते बाहर। इससे दुकान बहुत सारे बंद हुए हैं लोकल मार्केट में। जैसे बड़े बड़े मॉल, जीआईपी एक है नोएडा में, ग्रेट इंडिया पैलेस, कभी भारत का सबसे बड़े मॉल में से एक हुआ करता था, उसकी हालत जर्जर हो गई क्योंकि लोग अब मॉल में जाना ही कम हो गया है। क्या करने जाएंगे लोग? खरीदारी तो करते ही नहीं लोग अब मॉल में। मैं आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ उसे समझिएगा कि क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन के कारण से लोकल दुकान, छोटे मोटे मॉल, बड़े मॉल को भी कहीं ना कहीं बहुत भीषण स्तर का नुकसान देखना पड़ा है। कई दुकानदार बंद होने के कगार पर हैं। गिग वर्कर्स की असुरक्षा और शोषण,
जो आपको पता ही होगा, फिक्स सैलरी नहीं होती, बीमा या छुट्टी नहीं होता, आय निश्चित नहीं होता है। पर्यावरणीय प्रभाव भी है, प्लास्टिक पैकेजिंग से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और हद से ज़्यादा दोपहिया वाहन जो है सड़क पर भागते रहते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट होता है, सड़क जाम होता है, पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बाजार में एकाधिकार का खतरा रहता है। कुछ बड़ी कंपनियां ब्लिंकिट, जेप्टो इत्यादि जो हैं ये बाजार पर हावी हो जाती हैं और छोटे दुकानदारों को हटा सकती हैं। उसके बाद से मोनोपोली कायम हो सकता है। मोनोपोली कायम होने से क्या होगा भाई? मोनोपोली कायम होने से कल को ये किसी भी दाम पर आपको बेचेंगे और आपको खरीदना पड़ेगा। सामाजिक असमानता में भी वृद्धि हुई है इसके कारण से। तो ये भी एक क्या है, तो चुनौती है। आपको ये याद रखना चाहिए। अब सरकार ने इस 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। यहाँ से जो सवाल पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसका इम्पैक्ट पूछा जाए, क्विक कॉमर्स का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ईरान के मैपिंग को हम लोग पढ़ेंगे, ईरान के मैपिंग को, क्योंकि ईरान में बहुत बड़े स्तर के प्रदर्शन हो रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ईरान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है पूरी दुनिया में जो अमेरिका के सामने झुका नहीं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर ये झुक जाता तो अभी आज खुशहाल रहता और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। तेल की कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर देता अगर, तो बिल्कुल सही तरीके से चलता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल बिछी गए कि आओ ले जाओ जो ले जाना है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आपके, ये देश ही आपका, सेना भी आपकी, सब कुछ आपका ही। सऊदी अरब, ओमान, यमन, सबका कहीं ना कहीं यही हाल है। तो वो अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकारते हैं और जो वो कहता है वो करने लग जाते हैं। ईरान एकमात्र ऐसा देश था जो अकेला ही लड़ रहा है, अभी तक लड़ रहा है और अब नहीं लड़ पाएगा जैसी स्थितियां बन रही हैं। हालांकि देखिए क्या होता है, तो ईरान में बहुत बड़े स्तर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिसके कारण से वहाँ पर शासन सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। तो ईरान का लोकेशन बहुत ही शानदार है। आप देखिए, एक कैस्पियन सी है, उसके अलावा ये अरब सागर है, इन दोनों के बीच में यह स्थित है और इस तरह वेस्ट है। तुर्की के बाद वेस्ट शुरू हो जाता है। तुर्की का आधा हिस्सा जो है ये इस तरह पड़ता है, तो तुर्की से भी इसकी सीमा लगती है और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। काफ़ी शानदार लोकेशन है इसका, जो अंतर्राष्ट्रीय कई सारे मार्गों से होकर के यह लोकेशन जो है वो स्थित है। ईरान के भूगोल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो पश्चिम एशिया में स्थित एक बहुत बड़ा देश है। आधिकारिक नाम जो है ईरानी इस्लामी गणराज्य कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी तेहरान है, जिस तेहरान को शिफ्ट किया जा सकता है, राजधानी को यहाँ से यहाँ लाया जा सकता है, क्योंकि इसकी राजधानी में बहुत ही भीषण स्तर का जल संकट क्रिएट हो गया, जिसके कारण से यहाँ पर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब इसकी राजधानी को इसके दक्षिणी भाग में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसके शासन सत्ता में परिवर्तन होगा। पड़ोसी देश उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर है। उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। ज़रा देखते हैं, देखिए क्या क्या है। ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, ये तुर्कमेनिस्तान है और ये क्या है, कैस्पियन सी है और ये रक्चीवन है। दुनिया का सबसे अलग थलग पड़ा हुआ छोटा सा इलाका, बहुत खुशहाल इलाका है। खैर छोड़िए, यहाँ पर आ जाइए। कैस्पियन सी है, आर्मेनिया है। ईरान की सीमाएं किस किस से लगती है, तो आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी से नॉर्दर्न बॉर्डर इसका लगता है। वहीं पर पश्चिम में अगर हम लोग देखें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से इसकी सीमाएं लगती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से इसकी सीमाएं लगती है। वहीं पर इसकी सीमाएं इराक से लगती है और तुर्की से इसकी सीमाएं लगती है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा इसकी सीमाओं को। बाकी समुद्री सीमा भी देखते हैं किस किस देशों से लगती है, सारे बाउंड्री हम लोग कवर करेंगे। पूर्व में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, पश्चिम में तुर्की और इराक है, दक्षिण फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी स्थित है। यहाँ के प्रमुख शहर और नदियों को भी देखेंगे हम लोग। प्रमुख नदियां, कारून नदी है, सबसे लंबी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और सफ़ेदी रूद नाम है इसका, जायदे रूंद है और अतरक नदी है। इन नदियों के नाम याद रखिएगा। कल मैंने आपको किसी दूसरे जर्मनी के बारे में, नदियों के बारे में बताया था, वहाँ के प्रमुख शहरों के बारे में बताया था। सवाल यहीं से बनते हैं, ठीक है। प्रमुख मरुस्थल कौन से, दस्ते कबीर और दस्ते लूट। आसान है इसको याद रखना,
कबीर को ईरान में लूटा गया था। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सबसे गर्म मरुस्थल में से एक है ये। प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तेहरान है, मशहद है, इस्फहान है, सिराज और तबरेज़ है। ये इसके प्रमुख सिटी के नाम है, इसे भी आप याद रखेंगे। ईरान काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। आप देखिए क्या होता है इसके साथ में, है ना। तो इसके ज्योग्राफी को याद रखिएगा, ज्योग्राफी के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी इसके शासन व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन हम लोग परिवर्तन होने के बाद ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आज इतने ही टॉपिक थे। मकर संक्रांति एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।